आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपका एक अलग अलग कंट्री में इन्वेस्ट करने वाले क्वेश्चन है और बहुत ही बेकार तरीके से एक्सचेंज रेट कोड करके दिया है लंदन और न्यूयॉर्क और लंदन और फ्रैंकफर्ट जो कि अभी के जो आपका एमटीपी है नवंबर 2023 के लिए आईसीएआई ने जो मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट किया है उसका मॉक टेस्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन डाला गया है। ये क्वेश्चन और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नया था, ये पहले से भी ये क्वेश्चन थे, बहुत बार पूछा गया है। मई 19 में भी आ रखा है, इतने बार आरटीपी एमटीपी और नवंबर 13 में भी पूछा गया है। हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 8.1 है। इस पे एक बार क्विक रिव्यू करते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखो ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं है, अगर दो तीन चीज ध्यान रखेंगे तो क्या है इसके अंदर ध्यान से रखना। देखो क्वेश्चन के अंदर सब कुछ सेम है, इवन आप देखोगे तो एक्सचेंज रेट तक आपको सेम ही में नजर आएगा। ये देखो एक्सचेंज रेट जो आपका एमटीपी में दे रखा है वही हमारे बुक वाले क्वेश्चन के अंदर भी है। यहाँ पे देखिए जो लंदन एंड फ्रैंकफर्ट का जो रेट दे रखा है वही रेट है, मतलब सब कुछ सेम है, कुछ भी लैंग्वेज तक चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं, बस एक अमाउंट में डिफरेंस है। हमारे पास जो बुक में क्वेश्चन है उसमें 5 लाख डॉलर की बात करें और अभी जो ये क्वेश्चन है इसमें $10 लाख की बात करें, बाकी कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट क्या है इसके अंदर। देखिएगा ये जो आपका इसमें दो तीन चीज ध्यान रखना है। क्या दो तीन चीज देखना कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैंक ऑफ लंदन के पास सरप्लस फंड है। ये सरप्लस वर्ड अगर सोच के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला आपसे नहीं है, पहली बात। ठीक है, यानी कि ये सरप्लस इस क्वेश्चन के लिए इररिलेवेंट है, लिखा है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरप्लस लोगे तो फिर कॉस्ट ऑफ फंड का जो इम्पैक्ट है वो आप कंसीडर नहीं कर पाते हो। और कॉस्ट ऑफ फंड का इम्पैक्ट अगर लेना है तो कहीं ना कहीं बोरोविंग अज्यूम करना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ये अज्यूम किया कि हमने क्या किया है बताइए, इतने अमाउंट बोरोविंग किया है, अगर ये अज्यूम कर लोगे तो एक क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि सरप्लस नहीं है मेरे पास, सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड को इनकॉर्पोरेट करना है तो हम ऐसे समझ लेते कि इतना कम लोन ले रहे हैं। सबसे पहला एक चीज ये हो गई इस पॉइंट में। पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए बोरोविंग है ना कि सरप्लस है। एक चीज ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखना $10 लाख की। दूसरा ये जो है ना बैंक ऑफ लंदन यानी कि लंदन ऑफिस का, ये याद रखना, योर बैंक्स लंदन ऑफिस। इसमें दूसरा चीज क्या ध्यान रखना आप इस क्वेश्चन के अंदर कि पाउंड जो है ना इसका होम करेंसी है, सबसे पहली बात ये चीज याद रखना। यानी कि जो डॉलर है ना, ये जो बोरोविंग कर रहे हो आप लोगों को क्या है बताइएगा, ये फॉरेन करेंसी, याद रखिएगा। ओके, क्योंकि लंदन का ऑफिस है तो लंदन के लिए पाउंड करेंसी जो है वो होम करेंसी है। और एक हमारा तीसरा पॉइंट जो आता है इसमें, ये है जो रेट जिस तरीके से कोट करके दिया है ना, ये बहुत गंदे तरीके से रेट कोट करके दिया है। इस तरीके से कभी रेट कोट नहीं करना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट जो होता है इस लाइन को बेस बना के रेट को इंटरप्रेट करता है। इस लाइन को बेस बनाओगे तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखो यह क्वेश्चन के हिसाब से जो रेट लिख के दिया है, कहते हैं मार्केट रेट इन लंदन। चलो एक काम करते हैं, लंदन की जगह मैं इंडिया कर दूं तो याद रखना कोई भी कंट्री में अपने होम करेंसी को कोट नहीं किया जाता है, हर एक कंट्री में फॉरेन करेंसी को कोट करते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं मार्केट रेट इन इंडिया, अगर लिख दे मार्केट रेट इन इंडिया, तो मैं आपको बता दूं इंडिया में कभी भी रूपी करेंसी को कोट करके नहीं देगा, ऐसे कभी भी रेट आपको नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि इंडिया में जब भी कोट किया हुआ मिलेगा तो फॉरेन करेंसी पर बेस यूनिट में, मतलब इंडिया में अगर रेट कोट किया जाएगा तो प्राइस करेंसी हमेशा रूपी होता है, प्राइस रूपी में होता है। यानी कि जो रेट कोट किया जाएगा कैसे बताइएगा, $1 इक्वल टू पाउंड 1 इक्वल टू रूपी समथिंग, ये है रेट कोट करने का तरीका। मतलब अगर ये मैं बोलूँ मार्केट रेट इन लंदन तो इसका तरीका ये होना चाहिए था, जिस तरीके से लैंग्वेज है लैंग्वेज के मुताबिक ये होना चाहिए था कि फॉर डॉलर, यानी कि डॉलर का रेट लंदन में पाउंड समथिंग होना चाहिए था, यूरो का रेट लंदन में यानी कि ये पाउंड रेट होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये लाइन गलत लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, ये लाइन जो लिखा गया है इसको आपको इग्नोर करना है, बात समझ जाइएगा, क्योंकि इस लाइन को बेस बना के रेट इंटरप्रेट करोगे सब गलत हो जाएगा। मैं आपको बता दूं अभी 1 या 2 वीक हो गए, 2 हफ्ते पहले मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज जो नोएडा में, वहाँ पे मैं विजिट करने गया था। हमारे वहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर आशीष गुप्ता जी है, उनसे मैं मिलने गया था। खास करके जब ये मई 2023 में श्रेया चावला जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आई थी एसएफएम में 85 मार्क्स, तो उनके फादर
बोर्ड ऑफ क्या कहते हैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर है राज चावला सर, वो बहुत खुश हुए क्योंकि उससे एक अटेम्प्ट पहले नवंबर 22 में वही श्रेया ने बहुत ही कम मार्क्स लाई थी, सिर्फ एसएफएम की वजह से फेल हो गई थी, जबकि पेपर बहुत आसान था नवंबर 2022 वाले। लेकिन मई 2023 वाले एसएफएम का पेपर डिफिकल्ट होते हुए भी हाईएस्ट मार्क्स लाने के बाद वो बहुत खुश हुए। तो मेरे से ऐसे मिलने आए थे, बताइए मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि देखिए एक काम करिए, मुझे ये जितने भी जो कचरे हैं ना, कचरा नहीं, मैंने बोला कि जितने सारे मिस्टेक्स है एसएफएम का, एक बार इसको करेक्शन करवा दो ना, कितना मजा आता, बच्चे भी कंफर्टेबल रहते। तो बोले कि ठीक है चलो आपको मिलवाता हूँ। तो उन्होंने ही कांटेक्ट करा के मुझे वहाँ पे उनसे बात करा के मिलने के लिए भेजा था। मैं आपको बताऊं, जब मैं आशीष गुप्ता जी से मिलने गया तो मैंने ये पॉइंट भी उनके सामने रखा, किस तरीके से कन्फ्यूजन जो क्रिएट किया जाता है बच्चे पकड़ नहीं पाते। तो उनका एक ही व्यू पॉइंट है, क्या है, बच्चे को इतना नॉलेज रखने पड़ेंगे कि कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है और कौन सी करेंसी वीकर है। तो ठीक है, उसके बेसिस पे इस एक्सचेंज रेट को आपको इंटरप्रेट करना है। एक लंदन है, लंदन की करेंसी पाउंड है, न्यूयॉर्क है, इसकी करेंसी डॉलर है। बात समझ में आ गई। तो ये जो एक्सचेंज रेट आएगा आपका कैसे आएगा बताइएगा, पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर समथिंग, ये एक्सचेंज रेट है इसके अंदर, ये इंटरप्रेट करना है। यानी कि ये हो गई आपका तीसरा पॉइंट, ध्यान से रखना। मैंने बोला 3 चीजों को इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। तीसरा जो रेट दिया गया है वो आपका स्ट्रेंथ वाइज आपको इंटरप्रेट करना है। तो स्ट्रेंथ जो देखोगे तो देखो, एक है पाउंड और एक है आपका यूरो। तो पाउंड स्ट्रॉन्गर है यूरो से, और ये सब चीज मैं फॉरेन एक्सचेंज के पहले ही लेक्चर में बताता हूं। तो स्ट्रेंथ वाइज तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पाउंड करेंसी का रेट आ जाएगा। तो ये रेट क्या होगा बताइएगा, पाउंड 1 इक्वल टू जो आपका यूरो है समथिंग हो जाएगा। और ये सब तो प्रीमियम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डिस्काउंट है। वैसे भी हमारे को सारे के सारे प्रीमियम की जरूरत पड़ेगा नहीं, हमारे लिए जो एप्लीकेबल है सिर्फ आपका 3 मंथ वाले है। तो ये आपका डिस्काउंट में है और ये आपका प्रीमियम पे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ये 3 चीज अगर ध्यान में रखोगे तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए कैसे होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसे आएगा। सोचिए, आपने लोन लिया, देखो आप वो लंदन की ऑफिस में बैंक ऑफ लंदन भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैंक ऑफ लंदन ने क्या करा, सोच के देखना थोड़ा ध्यान से। इसने डॉलर करेंसी में लोन लिया, कितना लोन लिया बताइएंगे, 10 लाख का लोन लिया। तो मुझे बताना इसका रीपेमेंट कितना जाएगा। अगर ये 4% कॉस्ट ऑफ फंड है, इसका मतलब, और टाइम फ्रेम जो है ना इसमें 3 मंथ का है, तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम में आपका 4 डिवाइडेड बाई 4 करे तो 1% का इंटरेस्ट जाएगा। तो एट द रेट ऑफ 1% अगर मैं ले लूँ, लोन ले लिया अगर आपने, इतने पे अगर आपने लोन ले लिया तो रिपेमेंट कितना होगा बताइए, 10 + 1%, यानी कि 10.1 लाख डॉलर पेमेंट होंगे, याद रखना इतना पेमेंट करेंगे। अब सोचिए ये कहां से है, ये तो आपका लंदन से है, तो पाउंड करेंसी है इसके जेब में। तो अब सोचो क्या होगा, ध्यान से सोचिए। अब ये इन्वेस्ट कहां कहां कर रहा है, एक तो कह रहे कि हम अपने कंट्री में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखो 3 कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना ये, एक लंदन है, एक आपका न्यूयॉर्क है, एक आपका फ्रैंकफर्ट है। तो देखिए, लंदन में हम लोग इन्वेस्ट करें, या हम लोग न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट करें, या फिर हम लोग फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट करें, ध्यान से देखिए 3 जगहों में कहीं पे इन्वेस्ट करने जाएगा। जब वो इन्वेस्ट करने जाएगा तो याद रखना यहाँ पे पाउंड इन्वेस्टमेंट होंगे, यहाँ पे आपका डॉलर इन्वेस्टमेंट होंगे, यहाँ पे जो है आपका यूरो इन्वेस्टमेंट होंगे। ये चीज आपको याद रखना है। अब सोचो क्या क्या होगा, ध्यान से सोचिए जाइए। जब आप डॉलर इन्वेस्टमेंट करोगे तो सोचिए आपके पास जो आया है लोन लेके डॉलर, और आपको पाउंड में कन्वर्ट करके पाउंड आपको इन्वेस्ट करनी है। तो सोचिए, पाउंड में जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो इस वाले केस में पाउंड बाई होगा, पाउंड बाई होंगे। और देखो रेट जो आपको दिया गया है यहाँ पे हमने बताया भी कि ये हमारा पाउंड करेंसी का रेट है, किस करेंसी में, डॉलर के टर्म में। तो मुझे बताइए, पाउंड हमारा बेस करेंसी और पाउंड यहाँ पे क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। रेट कभी भी, ये बैंक ऑफ लंदन जरूर है लेकिन रेट इसका नहीं है, रेट किसका होता है, इंटरबैंक मार्केट का। तो उस केस में क्या होगा सोच के बताना, जब ये पाउंड इन्वेस्ट करने के लिए पाउंड जब खरीदेगा तो ये एक तरीके से मार्केट के लिए कस्टमर है। तो कस्टमर खरीदता है किस रेट पे, आस्क रेट पे। तो ये जो पाउंड खरीदेंगे, ये खरीदेंगे आस्क रेट पे, यहाँ पे ये रेट अप्लाई होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे ये लिख देता हूं कि आस्क रेट पे आपको पाउंड खरीद के और इन्वेस्ट करना है। जब वहां से कमा के लाओगे तो देखो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना 5% का है, 5% के बेसिस पे लाओगे, इनको आप रिपेमेंट कर दोगे। लेकिन आप उतना ही करेंसी को रिपेमेंट करने के लिए कन्वर्ट कराना जितना आपको रिपेमेंट करना है, क्योंकि वैसे भी सारे के सारे आंसर पाउंड में लाना है। क्योंकि ये मैंने ही पहले ही बोला है कि होम करेंसी अगर इसका पाउंड करेंसी है तो याद रखना सारे के सारे सरप्लस अमाउंट किस करेंसी में बचनी चाहिए,
पाउंड करेंसी में। तो आप क्या करोगे, जितना भी कमाया होगा सारे के सारे पाउंड को डॉलर में मत कन्वर्ट करना, आप सिर्फ उतना ही कन्वर्ट करना जितना आपको रिपेमेंट करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन अगर मैं दिखा दूं तो ये देखिए सॉल्यूशन हमारा MTP1 की सॉल्यूशन, कोई नहीं कहीं से भी देख लीजिए, अगर आप वहां से देखना चाहो जो मैंने आपको सॉल्यूशन बुक में दे रखा है वो भी कर सकते हो। वहां पे मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से अपने लैंग्वेज में मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है, इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन देख रहे उसी का देख लेते हैं। ये देखो आस्क रेट में उसने कन्वर्ट करके पहले तो इन्वेस्ट कर लिया इतना अमाउंट, देखो ध्यान से, ये तो हमने बोला था कि आस्क रेट पे कन्वर्ट करना। देखिए आस्क रेट कितना था इसका, आस्क रेट था 15390, तो ये देखिए 90 पे कन्वर्जन हो गई। चलो एक रेट तो आपका ये कंफर्म भी हो गया, अमाउंट भी आ गए, ये अमाउंट आ गए, लेकिन जो रिपेमेंट करने के लिए जितने की जरूरत है उतना ही कन्वर्ट करो, सिर्फ इतने को कन्वर्ट करो। अब देखो ध्यान से, जब आप रिपेमेंट कर रहे होंगे इसको, किसको, आप मुझे बताइए, जब ये रीपेमेंट कर रहे होंगे तो आपके उधर से आए हैं पाउंड, पाउंड बेचोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट दिया गया है पाउंड का, तो पाउंड अगर हम लोग बेचेंगे, आप डायग्राम बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम बना देता हूँ, चलो ये आपको सॉल्यूशन में आपको शेयर कर दूंगा। देखो ये जो कन्वर्जन हुई है इसके अंदर क्या हुआ है मैं बता दूं आपको, कि आपके पास डॉलर आई है, आपने डॉलर दे के क्या लिया है बताइएगा, आपने डॉलर देके पाउंड लिया है, और इस केस में बैंक यहाँ पे पाउंड क्या कर रहा था बताइएगा, बेच रहा था, इसलिए यहाँ पे ये आस्क रेट अप्लाई हुआ। देखो पाउंड का रेट था, ठीक है, ये पाउंड का रेट है, पाउंड बैंक बेच रहा है इसलिए आस्क रेट अप्लाई कर रहा है, या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो खरीदेगा आस्क पे, कस्टमर खरीदता आस्क पे, तो जैसे भी सोचोगे आपका काम बन जाएगा। तो ये क्या हो गया बताइए, आस्क रेट पे यहाँ कन्वर्जन हो गई। अब ये जो कन्वर्जन होती है ना, इस कन्वर्जन में कुछ लोगों को दिक्कत है। अब आप सोचो, आपको रिपेमेंट करना है डॉलर, तो डॉलर अगर आपको रिपेमेंट करना है, आपके लिए डॉलर फॉरेन करेंसी है, तो आप बैंक से क्या करोगे बताइए, खरीदोगे, उसको क्या दोगे, पाउंड करेंसी दोगे बैंक में जाके। कौन सी बैंक है ये, इंटर बैंक मार्केट है, क्योंकि आप खुद बैंक हो, बैंक ऑफ लंदन, तो इंटर बैंक मार्केट में गए। आप मुझे बताइए रेट किस करेंसी का दिया है, पाउंड का, बैंक यहाँ क्या कर रहा है बताइए थोड़ा ध्यान से, ये जो है ना आपका, ये देखो ये जो पाउंड था, पाउंड बैंक खरीद रहा है, पाउंड खरीदता है किस पे, बैंक बिड पे, ये आपका रेट जो होगा ना, बिड रेट अप्लाई हो रहा होगा, चेक करके देखिए, लेकिन कब का अप्लाई होगा, ये 3 मंथ बाद का होगा ये, तो 3 मंथ बाद का बिड रेट अप्लाई होगा। देखो 3 मंथ बाद का बिड रेट, इसमें आप ऐड करोगे तो 1.54 8 5 13 30 ये रेट बनेगा, और आस्क रेट जो बनेंगे इसके 1.53 3 नहीं बनेगा, 4 बनेगा, 9 और 18 90 प्लस 85 अगर देखा जाए तो 75, ये आपका आस्क रेट बनना चाहिए। होप ये सही होगा। तो अब देखो इस केस में क्या बनना है, यहाँ पे आपके जो करेंसी है क्या हो रही है बताइए, पाउंड बैंक खरीद रहा है, बिड रेट अप्लाई होगा, बिड रेट यहाँ पे कितना था बताना मुझे आप, बिड रेट है 5430, देखना 5430 ले रखा है, तो चलो ये भी रेट आपका कंफर्म हो जाता है, ये वाले काम तो बन गए, कौन सी वाले, जो लंदन में लगा रखा था। अब आइए अब चलते हैं हम लोग न्यूयॉर्क में। देखो न्यूयॉर्क में डॉलर करेंसी इन्वेस्ट करोगे, डॉलर लेके आओगे, डॉलर ही रिपेमेंट करना है, कोई कन्वर्जन होगा नहीं, ठीक है, लेकिन जो सरप्लस बचेगा वो डॉलर में बचेगा, याद रखना। इस केस में जो न्यूयॉर्क वाले केस में, क्योंकि आपने डॉलर में लोन लिया, डॉलर में इन्वेस्ट किया, कन्वर्जन कुछ हुआ नहीं स्पॉट में, 3 महीने बाद जो कमा के लाओगे इतने % इंटरेस्ट के साथ, 8% इंटरेस्ट के साथ आप डॉलर कमा के लाओगे, और आप उसमें से पेमेंट करोगे। तो सिंपल से ये काम कर सकते हो, क्या बताइए, आपने 4% पे लोन ले रखा था, यानी कि 1% 3 मंथ के लिए, 8% पे इन्वेस्ट करोगे, मतलब 2% आपका 3 मंथ के लिए, तो 2% कमाया, 1% पेमेंट किया, 1% का सरप्लस बच जाता है आपके पास, कितने का, 10 लाख का। तो 10 लाख का जो 1% है आपका, जो 0.10 बचेगा, वही आपके लिए सरप्लस है। वो अब आप, या आप तो पाउंड का आपको चाहिए, पाउंड चाहिए ना, क्योंकि आपके लंदन से हो तो पाउंड करेंसी चाहिए, लेकिन आपके जेब में डॉलर है, तो पाउंड क्या करोगे बताइएगा, खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो आपके न्यूयॉर्क वाले केस में, इस वाले केस में आपका सिचुएशन क्या बनता है मैं बता दूं, आपके पास डॉलर है, देखिए देखो बैंक ऑफ लंदन के पास डॉलर है, ठीक है, वो डॉलर दे के इंटर बैंक मार्केट में जाएगा और डॉलर देंगे, ध्यान से देखिए, डॉलर देंगे और वहां से क्या करके आएगा बताइए, पाउंड खरीदेगा। ये कस्टमर है, कस्टमर पाउंड खरीदता है आस्क रेट पे। तो और मुझे बताइए काम कब हो रहा है बताओ, ये हो रहा है 3 मंथ बाद, तो 3 मंथ बाद के जो आस्क रेट होंगे उस पे कन्वर्जन होंगे। आइए देखते, 3 मंथ बाद का हमने आस्क रेट यहाँ पे लिखा था, 3 मंथ बाद का आस्क रेट ये है ना, 1.5475 पे कन्वर्जन होंगे। ये देखिए
5475 पे कन्वर्जन हो गई, तो ये आपका पाउंड आ गया। देखो ध्यान से, मैंने बार बार क्या बोला है कि आपको हर जगहों पे जो लास्ट में जो सरप्लस अमाउंट निकालना है ना, पाउंड में निकालना है। आर्बिट्रेज जो इसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है वैसे, और ये आर्बिट्रेज वर्ड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पहली बात मैं समझा दूं। ये देखिए, बोला था कि ऑब्टेन द यील्ड विदाउट एनी एक्सचेंज रिस्क टू द बैंक, ये कोई रिस्क नहीं था, इसीलिए उसको क्या नाम दे रहा है, वो आर्बिट्रेज नाम दे रहा है। अगर आप आर्बिट्रेज नाम ना भी दो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये आपको पता है कि फॉरवर्ड रेट जो कमिटमेंट कर लिया अपने आप का नहीं सुनेंगे, जो आपने यहाँ पे रेट तय कर लिया बोरोविंग का वो भी कोई बदलने वाला नहीं, इसीलिए ये जो आर्बिट्रेज वर्ड दे रहे कोई दिक्कत नहीं है, आर्बिट्रेज वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा। दो केस हो गया, अब कौन सी बच गया बताइए, इन्वेस्टमेंट इन फ्रैंकफर्ट। आइएगा, अगर आप फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट करते हो तो देखो, आपको यूरो इन्वेस्ट करना है, आपने डॉलर लेके आया हुआ है, मतलब डॉलर बेच के यूरो खरीदना है। रेट किस करेंसी का है, देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे यूरो का रेट नहीं है, पाउंड का रेट है, तो पाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब यहाँ पे अब आप सोचो, या सॉरी, डॉलर और यूरो का रेट चाहिए, अब डॉलर यूरो का रेट नहीं है, यहाँ पे सोच के देख लो। क्योंकि मुझे क्या करना है बताइए, डॉलर है मेरे पास, डॉलर दूंगा और यूरो लेके आऊंगा। देखो डॉलर और यूरो का तो रेट ही नहीं कहीं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, ध्यान से सोचिएगा। तो वही चीज यहाँ पे क्रॉस रेट निकाल रखा होगा, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, क्रॉस रेट निकाल लेते हैं। आप मुझे बताइए, मुझे यूरो खरीदना बेचना है, आप उसका भी क्रॉस रेट निकाल सकते हो, और इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो स्पॉट चाहिए, और वापस लेके आओगे तो 6 महीने बाद का भी क्रॉस रेट आपको चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, स्पॉट रेट निकालता हूँ क्रॉस रेट का, ठीक है। और मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं डॉलर पर यूरो निकालूं, क्योंकि मुझे यूरो खरीदना बेचना है तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो डॉलर पर क्या जाएगा बताइए, पाउंड, ओके, डॉलर पर पाउंड जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय पाउंड पर यूरो हो जाएगा, ठीक है। बिड और आस्क दोनों ले लेते हैं स्पॉट रेट के लिए। तो यहाँ देखिए, पर पाउंड में डॉलर का रेट कितना है, 1.5350, और इधर अगर आप लोग चेक करोगे तो ये वाले जो रेट बनेंगे आपका 1 यूरो का पाउंड के टर्म में, 1 यूरो का पाउंड के टर्म में नहीं है, मुझे चाहिए 1 यूरो का बिड रेट। 1 यूरो का बिड रेट ये जाएगा 1.8290। समझ में आ गई बात कुछ, ये आ गया बिड रेट। अब चाहो तो एक ही बार में सीधा डिसाइड कर लेते कि बिड चाहिए आज चाहिए, चलो मैं एक ही बार में डिसाइड कर लेता हूँ। यहाँ देखो, मुझे जाना है कहाँ बताना, मुझे यूरो पे कर मतलब इन्वेस्ट करना है, मतलब मैं यूरो खरीदूंगा। खरीदूंगा किस पे, आस्क रेट पे। मुझे पहले ही आस्क रेट ले लेना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मेरा बच जाता, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आस्क रेट अब दोबारा ले लेता हूँ। ये आस्क रेट हमारे लिए अप्लाई होगा 1.5390, और ये आ जाएगा 1/1.8260, ठीक है। तो ये देखो रेट कितना आ रहा है, 1.5390 डिवाइडेड बाई 1.8260, ये जो रेट आ रहा है 0.8428 का। इस रेट से हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्जन कराना है। कौन सी अमाउंट बताइए, ये 10 लाख को। तो ये जो आपका अमाउंट है थोड़ा ध्यान से देखना, 1 यूरो का डॉलर समथिंग है। इस केस में अगर हम लोग लिखे तो डॉलर यूरो 1 इक्वल टू डॉलर 0.8428। अब मुझे बताइए, अब मैं इंस्टीट्यूट को यहाँ पे ये बोलता, मैंने बोला नहीं उस टाइम है ना, या मैं उनको ये बोलता कि मुझे बताइए कहाँ गए आपकी स्ट्रेंथ, आप मुझे बताइए। यहाँ पे तो यूरो आपका क्या हो गया बताइए, वीकर, और डॉलर हो गया स्ट्रॉन्गर। कहाँ गए स्ट्रेंथ, क्योंकि आपने जो रेट दे रखा है ना, सब तुक्केबाजी है, वो कहने की बात है और कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, जो रेट दे रखा है हमें उस हिसाब से अगर चले तो ये देखो ये रेट बन जाता है। इसके बेसिस पे अगर कन्वर्जन कराना है तो सोचो, अब यहाँ पे क्या है देखना, यहाँ पे यूरो का अमाउंट ज्यादा है, डॉलर का अमाउंट कम है, मतलब इससे आपका ये अमाउंट ज्यादा होने वाला है, आपका डिवाइड होके अमाउंट बन जाएंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई आपको कर लीजिए यहाँ पे 0.8428। आपकी जो इक्विवेलेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, वो होगी 11.86521, जो है ना, इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगी। ये देखिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही होगी ना, ये देखो 11,86,000, ये देखो यही इन्वेस्टमेंट हुई ना, यही अमाउंट हमने भी निकाला है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने जो क्रॉस रेट निकाला है, वो रेट निकाला है किसके रिगार्डिंग, वो निकाला है पर डॉलर के रिगार्डिंग उसने निकाल रखा होगा, तभी उसने सीधा मल्टीप्लाई करके निकाला है, क्योंकि डॉलर अमाउंट हमारे को मालूम था इसीलिए।
ठीक है, लेकिन आप अमाउंट चेक करिए, यही अमाउंट हमारा भी आया हुआ है। हमारे जो अमाउंट आए हैं वो आए हैं देखो 521 का, और इसने कितना निकाला है 500 का, मतलब 21 रुपीज का डिफरेंस है ड्यू टू दी राउंडिंग अप। क्योंकि हमने जो रेट निकाला था ये रेट निकाला था 1 यूरो का, जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है वो $1 का। $1 का रेट कैसे निकालेगा, लेकिन याद रखना $1 का रेट निकालेंगे, ये हमने जो निकाला है फिलहाल हमने आस्क रेट निकाला है। अगर किसी को $1 का रेट निकालना होता तो वो बिड रेट आता, याद रखिएगा। ठीक है, उस केस में बिड रेट आएगा, क्योंकि $1 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे और उसके बैंक ऑफ लंदन के जेब में डॉलर रहेगा तो डॉलर वो बेचेगा। ध्यान से समझ में आ रही है कुछ? तो डॉलर अगर वो बेचेंगे तो बेचते बिड रेट पे, तो यही तो आपके बिड में जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रेट अप्लाई हो गया। अब आप सोचो क्या होगा, अब इतना अमाउंट जो है आपका ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, कुछ कमा के लाओगे, कितना अर्न करोगे 3%। तो ध्यान से सोचिएगा, आपने जो पैसे जो यूरो में यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, कितना इन्वेस्ट किया बताइए, 11,86,521। हमारे केस में आ रहा था, इंस्टीट्यूट का 500 और राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। इसमें आपने 3% का इंटरेस्ट ऐड कर दिया फॉर कितने दिन के लिए, 3 मंथ के लिए। तो अब आप सोचो क्या होगा, यहां से कुछ यूरो आपका बनेगा। ये जो आपका जो समथिंग यूरो बनेंगे, अब इससे दो काम होगा, देखो कैसे। इस यूरो को एक तो जो सरप्लस बचेगा उसको पाउंड में लाना है, क्योंकि आपके सारे आंसर पाउंड में निकालने हैं। और दूसरा, इसके कुछ पोर्शन जो होगा ना इसके पेमेंट में चला जाएगा। अब इसका दो तरीका है कैलकुलेट करने का। हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा। या तो हम एक काम कर सकते हैं कि आफ्टर 3 मंथ का एक और रेट निकाले, क्रॉस रेट, जो कि यूरो एंड किसका पता चल जाएगा हमें, डॉलर के लिए। यूरो एंड डॉलर के लिए क्रॉस रेट निकाले और फिर क्या करेंगे, डबल डबल कन्वर्जन करेंगे। इसमें से कुछ पोर्शन कन्वर्जन करा के इसको रिपेमेंट कर देंगे, और कुछ पोर्शन जो बच जाएगा उसको पाउंड में कन्वर्ट करा के ले आएंगे। वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। उससे ज्यादा अच्छा क्या होता है, एक काम करो, इन सारे अमाउंट को पाउंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, पाउंड में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो अमाउंट है इसको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो पाउंड आपको यहाँ पे क्या करना है बताएंगे, पाउंड यहाँ पे बाई करना है, और आपके पास जो है ना यूरो करेंसी है। अब आप सोचो, रेट पाउंड का दिया हुआ है, पाउंड बाई करोगे, कस्टमर बाई करते आस्क पे, तो इसमें से आपको आस्क रेट अप्लाई होगा। लेकिन आज का रेट अप्लाई नहीं होगा, आपका रेट अप्लाई होगा आफ्टर 3 मंथ का, क्योंकि 3 मंथ बाद आप पाउंड खरीद रहे होंगे। तो अगर मैं 3 मंथ बाद का रेट निकालू तो देखो पाउंड 1 इक्वल टू यूरो कितना आएगा, सोचो। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिस्काउंट है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये है 1.8260। ठीक है, 1.8260, 1.8260 माइनस, अब ये 4 डिजिट में लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सचेंज रेट हमारा 4 डिजिट में गिवन, तो 4 डिजिट में जो जाएगा 0.0145 है, क्योंकि स्वैप पॉइंट है ये, तो 0.0145 होगा, तो माइनस 0.0145। लेकिन ये तो बिड रेट है, बिड रेट तो हमारे काम का वैसे भी नहीं था। हमारे जो काम का था वो आस्क रेट था। आस्क रेट देखे 1 मिनट के लिए, तो आस्क रेट जो बनेगी आपका, ये बनता है 1.8290 माइनस 0.0140। इस केस में ये रेट जाएगा 1.8150। हाँ जी, तो यहाँ पे जो रेट आपका अप्लाई होने वाला है वो ये रेट अप्लाई होने वाला है कन्वर्जन के लिए। तो ये जो भी अमाउंट आपकी इक्विवेलेंट अमाउंट आए होंगे उसको उस रेट पे कन्वर्ट करोगे। किस रेट पे बताएंगे, ये रेट जाएगा आपका 8150, 1.8150 पे कन्वर्ट करोगे, सारे अमाउंट आपके पाउंड में आ जाएगा। ध्यान से सोचिएगा। और उस पाउंड में से आपको पता है कि डॉलर बेचना है, क्या कहते हैं, पेमेंट करना है। अरे तो इतना तो पता था ना हमें कि कितना पाउंड पे करना है, आपने पहला पॉइंट में निकाल रखा था। आपने याद रखना यहाँ पे, ये जो पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट में आपने देख लिया था कि इतने डॉलर जो रिपेमेंट करना था लोन के लिए, उसके लिए कितना पाउंड चाहिए। तो जितना पाउंड आएगा उसमें से इतना माइनस कर देना, जो बच गया और सरप्लस बच गया। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हुआ लास्ट पॉइंट में, यहाँ पे आपको देखो 8150 पे कन्वर्जन हो गई, चेक करो यहाँ पे 8150 पे कन्वर्जन हो गई, आपकी समथिंग अमाउंट आ गई। देखो इतना अमाउंट आ गया आपका टोटल, जिसमें से रिपेमेंट कितना करोगे, अभी आपने बोला था ना इतना पेमेंट करना है, 651 रिपेमेंट हो जाएगी। तो 651 654 होगा, 654 रिपेमेंट हो गई। तो देखो टोटल जो आपका यूरो से फ्रैंकफर्ट से जो टोटल पाउंड आई है इतना, इतने से इतना पेमेंट हो गई। तो बोलोगे पाउंड कहाँ पेमेंट किया, पेमेंट तो आपने डॉलर किया, लेकिन उसका इक्विवेलेंट पाउंड तो निकाले हुए था ना, ये इक्विवेलेंट पाउंड ले लिए, तो सरप्लस बच गया इतना। इसका मतलब फ्रैंकफर्ट में जाओगे इतना सरप्लस बचेगा। देखो ध्यान से,
यहाँ का सरप्लस 4000 है, यहाँ का सरप्लस 6000 है, यहाँ का सरप्लस 3000 है। बताइए सबसे ज्यादा बेटर क्या है? सबसे ज्यादा बेटर है कि न्यूयॉर्क में पैसे लगाना चाहिए। तो यही यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंस आउट ऑफ द 3 ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि गड़बड़ इसलिए है क्योंकि ये 4000 कम है, ये 6000 ज्यादा सरप्लस है। तो याद रखेंगे इस केस में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए न्यूयॉर्क में। और मुझे याद आ रहा है इसका डिसीजन भी न्यूयॉर्क वाले ही आता था हमारा। पता नहीं कहाँ से ये आ रखा है, इसमें देखो मैं आपको इसके आंसर में मैंने क्या लिख रखा था अपने वाले में। यहाँ पे नहीं, मैं अपने सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, इसमें सॉल्यूशन दे रखा था मैंने कभी। ये है शायद हमारे अपने वाले सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 8.1, न्यूयॉर्क लंदन में कहाँ लगानी, ये मेरे वाले सॉल्यूशन है। मैंने समझा के दे रखा है, सिंस आउट ऑफ 3 ऑप्शन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन न्यूयॉर्क, वही तो कह रहा हूँ न्यूयॉर्क वाले बनता है, हेंस इट शुड बी ऑप्टेड, यानी कि ये न्यूयॉर्क होने वाला है। इसमें कुछ गड़बड़ है, याद रखेंगे। ये जो आपको यहाँ पे लिख के दे रखा है ना इंस्टीट्यूट ने, इन्वेस्टमेंट इन, ये होना चाहिए कहाँ बताइए, न्यूयॉर्क में। ओके, तो यही था आपका क्वेश्चन, इसको देख के एक बार आप देख लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। होप आप लोग का जो डाउट था वो डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। टेक केयर, बाय बाय।